उस्मा शौकत, रोल नंबर 2। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हाफ लाइफ प्रेजेंटेड टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर इसरार अहमद, प्रेजेंटेड बाय ग्रुप 2B। ग्रुप मेंबर्स, कंटेंट्स। हाफ लाइफ असल में वो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ अमाउंट डिके कर जाती है। इसको हम किस लिए स्टडी करते हैं? क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं इनके हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियाइड डिके कर रहे होते हैं, डिसइंटीग्रेट कर रहे होते हैं। उनमें से हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस और पार्टिकल जैसे कि अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेडिएशंस एमिट आउट हो रही होती हैं। तो वो टाइम पीरियड जिसके अंदर ये कम्प्लीटली डिके करेगा वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर होता है किसी भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस को कम्प्लीटली डिके करने के लिए। तो हम उस टाइम पीरियड को स्टडी नहीं कर सकते, इसीलिए हम हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर उसकी हाफ अमाउंट डिके कर जाएगी। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर वो डिके करेगा, किस रेट के साथ वो रेडिएशंस एमिट आउट करेगा। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, यानी किस रेट के साथ कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिके कर रहा है, वो रेडिएशन किस रेट के साथ एमिट आउट कर रहा है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसके थ्रू हम स्टडी करेंगे कि हाफ लाइफ को किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ, जैसे कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि वो टाइम पीरियड जिसके अंदर किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ अमाउंट डिके कर जाती है और हाफ पीछे बाकी रह जाती है। तो हम इसको एक और तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं इनकी रेडियो एक्टिविटी टोटली डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स पे। यानी हमारे पास अगर ज़्यादा रेडियो एक्टिव एटम्स प्रेजेंट हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 100 रेडियो एक्टिव एटम्स, तो इनकी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी। यानी हमारे पास न्यूक्लियाई ज़्यादा हैं तो इनके अंदर जो डिसइंटीग्रेशन हो रही है तो उसका नंबर भी ज़्यादा है। उसमें से जो पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेडिएशन एमिट आउट होंगी वो भी ज़्यादा होंगी, यानी रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारे पास कम नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं तो उनकी रेडियो एक्टिविटी कम होगी। यानी रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? रेडिएशंस किस रेट के साथ कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमिट आउट कर रहा है तो हमारे पास उसकी रेडियो एक्टिविटी कम होगी। तो इसीलिए हम इसे ये भी कह सकते हैं कि टाइम फॉर रेडियो एक्टिविटी ऑफ एन आइसोटोप टू बी रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। यानी रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो हाफ़ लाइफ के बाद उसकी ओरिजिनल वैल्यू की हाफ़ तक रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हाफ़ लाइफ के बाद जो नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं वो हाफ़ हो जाते हैं। तो जब हाफ़ हो जाते हैं तो उनकी रेडियो एक्टिविटी भी हाफ़ हो जाती है। फॉर एग्जांपल हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1620 ईयर्स। यानी अगर हम 1 ग्राम ऑफ रेडियम लेते हैं तो 1620 ईयर्स के बाद इसकी हाफ अमाउंट डिके कर जाएगी और हाफ बाकी रह जाएगी। हमारे पास 0.5 ग्राम 1620 ईयर्स के बाद बाकी रह जाएगा। इसके बाद मज़ीद 1620 ईयर्स अगर गुजरते हैं तो फिर हमारे पास उसका भी हाफ़ रह जाएगा, यानी 0.5 का हाफ़ 0.25। इस तरह से मज़ीद ये प्रोसेस आगे होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता रहेगा हमारे पास नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की अमाउंट कम होती रहेगी, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स में कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको कम्प्लीटली डिके करने के लिए। कम्प्लीटली वो डिके नहीं होगा, थोड़ी सी अमाउंट फिर भी रह जाएगी। इसका यूनिट जो होता है वो पर सेकंड होता है। इसके बाद यहाँ पर साइड पे जो ग्राफ शो करवाया हुआ है ये भी इसी ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने 100 नंबर ऑफ़ एटम्स पहले लिए हैं किसी भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप के, तो इसकी फ़र्स्ट हाफ़ लाइफ गुजरने के बाद इसकी हाफ़ अमाउंट रह जाएगी, यानी 50 एटम्स। और अगर मज़ीद सेकेंड हाफ़ लाइफ गुजरेगी यानी एक और हाफ़ लाइफ, तो उसकी मज़ीद हाफ़ रह जाएगी, यानी 50 का हाफ़ 25 नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पे रह जाएंगे। और इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जिस तरह नंबर ऑफ़ हाफ़ लाइफ इंक्रीज़ करेंगी इसी तरह परसेंटेज ऑफ पेरेंट आइसोटॉप डिक्रीज़ करता रहेगा। एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी क्या होता है कि किस रेट के साथ कोई भी रेडियोएक्टिव सब्सटेंस डिके कर रहा है, किस रेट के साथ डिसइंटीग्रेट कर रहा है, किस रेट के साथ उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेडिएशन एमिट आउट हो रहे हैं। तो हम इस चीज़ को स्टडी कर रहे होते हैं एक्टिविटी के अंदर। एक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से और इसका फॉर्मूला है dN/dt इज इक्वल टू लैम्डा। dN/dt क्या है कि किस रेट के साथ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस डिके कर रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ़ एटम्स डिकेइंग पर यूनिट टाइम। और लैम्डा है डिके कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि किसी भी सैंपल के अंदर किसी स्पेसिफिक टाइम पे प्रेजेंट है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो है क्यूरी, और 1 क्यूरी इक्वल होता है नंबर ऑफ़ डिसइंटीग्रेशन इन 1 ग्राम ऑफ रेडियम। और रेडियम के अंदर 1 सेकंड के अंदर 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन हो रही होती है, इसलिए 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
इसका SI यूनिट जो हम यूज़ करते हैं वो बैक्यूरल है, और 1 बैक्यूरल इक्वल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के। हम एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम एक स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसे गीगर मुलर काउंटर कहा जाता है, और वो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट भी करता है और डिटरमाइन भी करता है इनकी अमाउंट के कि वो किस रेट के साथ एमिट आउट हो रही हैं। कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, हम हाफ लाइफ को किस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम रेट ऑफ रेडिएक्टिविटी डिके का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि है -dn/dt=λ n। इसको रीअरेंज कर देंगे, n इधर आ जाएगा और लैम्डा इधर। उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में जो फंक्शंस होते हैं 1/x की फॉर्म में, तो और उनका ऊपर डेरिवेटिव हो तो हम उनका जो इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो नेचुरल लॉग की फॉर्म में आ जाता है। यानी ये वाला फंक्शन है 1/n और ऊपर जो dn है ये इसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो इसका जो आ जाएगा इंटीग्रेशन वो नेचुरल लॉग n आएगा, और ये नेगेटिव वैसे का वैसे, और यहाँ पे इक्वल टू लैम्डा टी प्लस एक्स। एक्स एक कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू को हम इसी इक्वेशन नंबर 1 से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। यानी पहले टाइम ज़ीरो पे जो नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एटम्स थे वो n0 थे, हम कंसिडर कर लेते हैं कि वो n0 थे। लेकिन जब डिके हुआ है उसमें से पार्टिकल्स एमिट आउट हुए हैं, रेडिएशंस एमिट आउट हुई हैं, तो उसके बाद जो नंबर ऑफ़ एटम्स टाइम t पे होंगे वो होंगे n। तो हम टाइम ज़ीरो पे इस इक्वेशन को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर लैम्डा टी जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस नेचुरल लॉग n0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। हम इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे। इसके बाद हम इस नेचुरल लॉग माइनस नेचुरल लॉग n0 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नेचुरल लॉग n0/n=λ t। ये फाइनल फॉर्म यहाँ पे लिख दी गई है। यहाँ पर अगर हम नेचुरल लॉग को ऑर्डिनरी लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.303 log n0/n इज़ इक्वल टू लैम्डा टी। ये हमारे पास है इक्वेशन 2। अब हम इसी इक्वेशन को हाफ़ लाइफ के बाद यूज़ करें, यानी हाफ़ लाइफ जितना टाइम पीरियड गुजर जाए। तो जब हाफ़ लाइफ गुजर जाती है तो टाइम जो होगा हमारे पास टी हाफ रह जाएगा, और वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं जो ज़ीरो टाइम पे थे उसका हाफ रह जाएगा, यानी n0/2। तो हम इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे n0 के साथ क्रॉस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे और लैम्डा की वैल्यू टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हाफ लाइफ की वैल्यू चाहिए। हाफ लाइफ को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये वाला जो रिलेशनशिप है ये शो कर रहा है कि हाफ लाइफ जो है वो डिके कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यानी अगर किसी सब्सटेंस का डिके कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है तो उसकी हाफ़ लाइफ कम होगी, यानी वो कम टाइम पीरियड के अंदर डिके कर जाएगा, उसको डिके करने में कम टाइम लगेगा। यानी हाफ़ लाइफ यही होती है कि हाफ़ अमाउंट डिके कर जाती है तो उसकी हाफ़ अमाउंट जल्दी डिके करेगी। प्रॉब्लम 1, इसमें हमें ये बताया गया है कि रेडियम 3.7 मल्टीप्लाई 10 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकेंड एमिट आउट कर रहा है। यानी हमें रेट ऑफ डिके दे दिया गया है, क्योंकि टाइम फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। पर सेकेंड हमें बताया गया है कि 1 सेकेंड के अंदर इतने पार्टिकल्स एमिट आउट कर रहा है, और हमें इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है। तो रेट ऑफ डिके जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है dn/dt होता है, तो इसके इक्वल हो जाएगी ये वाली वैल्यू, और हम वो पिछली इक्वेशन यूज़ कर लेंगे dn/dt इक्वल टू लैम्डा n इज़ इक्वल टू ये वैल्यू जो कि रेट ऑफ डिके की हमें दे दी गई है। उसके बाद हम इसमें लैम्डा और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसे पुट करेंगे। n जो है नंबर ऑफ़ एटम्स किसी भी सैंपल के अंदर जो प्रेजेंट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का फार्मूला यूज़ करेंगे, जो होता है मैस इन ग्राम ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हम उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ करेंगे। हमें रेडियम का मैस दे दिया गया है 1 ग्राम, जैसा कि ये दिया गया है। इसका मोलर मैस 226 ग्राम है, और एवोगैड्रोस पार्टिकल से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। और लैम्डा की वैल्यू हमने जो पीछे डिराइव की थी इक्वल टू 0.693/t हाफ, ये हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट करके हम इसे रीअरेंज करके टी हाफ की वैल्यू निकाल लेंगे।
जो कि ईयर्स के अंदर आ जाएगी। अब हम इसे ईयर्स के अंदर, पहले अगर हम सेकंड्स में इसे निकालते तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आती, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इसे 365 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ये किस लिए किया गया है, हमें पता है कि एक साल के अंदर 365 डेज़ होते हैं, एक डे के अंदर 24 आवर्स और एक आवर के अंदर 60 मिनट्स और एक मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है। प्रॉब्लम 2, इसके अंदर हमने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है कोबाल्ट 60 का, और इसकी हाफ लाइफ हमें दे दी गई है 5.2 ईयर्स। तो हम सिंपल हाफ लाइफ वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और डीके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। प्रॉब्लम 3, इसमें हमें रेडोन की हाफ लाइफ दे दी गई है जो कि 3.825 डेज़ है। हमने इसकी एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। तो एक्टिविटी को यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया गया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। हम क्या फाइंड आउट करना है, एक्टिविटी यानी रेडोन का मैस इन ग्राम्स विच गिव्स 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ 10 डिसइंटीग्रेशंस पर सेकेंड, यानी वो मैस हमें कैलकुलेट करना है जो 3.7 मल्टीप्लाई 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड दे रहा हो। तो हम इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो पीछे था, डी एन ओवर डी टी इक्वल टू लेमडा एन। अब हमने पर सेकंड की रेस्ट्रिक्शन लगा दी, यानी एक सेकंड के अंदर इतनी डिसइंटीग्रेशन दे तो डी टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए फार्मूला डी एन इक्वल टू लेमडा एन बन जाएगा। हम पहले लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इसका फार्मूला हमें पता है, उसके अंदर इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमें जो हाफ लाइफ की वैल्यू दी गई है वो डेज़ के अंदर है, तो इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट कर देंगे जैसे कि मैंने पहले बताया, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसको सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करके डीके कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद डी एन इज इक्वल टू लेमडा एन को रीअरेंज करके हम नंबर ऑफ़ एटम्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी एन इज इक्वल टू डी एन ओवर लेमडा। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो कि प्रेजेंट हैं सैंपल के अंदर। अब हमें चूँकि चाहिए मैस इन ग्राम्स, यानी वो मैस चाहिए जो कि सैंपल के अंदर है, जो 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू द 10 डिसइंटीग्रेशंस दे सके। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फिर वही एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यूज़ करेंगे। हम चूँकि मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसे राइट साइड पे लिखेंगे। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का जो 1 मोल ऑफ रेडोन का मैस होता है 222 ग्राम होता है, और उसके अंदर नंबर ऑफ़ एटम्स जो होते हैं वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द 23 होते हैं। तो हम इस तरह से इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे कि मैस ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द 23 एटम्स ऑफ रेडोन इज इक्वल टू 222 ग्राम। मैस ऑफ 1 एटम ऑफ रेडोन आ जाएगा 222 ग्राम ओवर 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू द 23। हम चूँकि मैस कैलकुलेट करना चाहते हैं इन का, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1.7 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द 16 से, और हमारे पास मैस इन ग्राम्स आ जाएगा जो कि 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू द 10 डिसइंटीग्रेशंस दे सके। तो ये है एक्टिविटी ऑफ रेडोन। अब हमने चूँकि हाफ लाइफ को कैलकुलेट करना सीखा, लेकिन अगर हमें ये कैलकुलेट करना पड़ जाए कि इतने टाइम के बाद किसी भी सैंपल की कितनी अमाउंट रह जाएगी पीछे, यानी कितनी अमाउंट पीछे बाकी बचेगी, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, लॉग एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू लेमडा टी ओवर 2.303। यहाँ पर हमें बताया गया है कि कोबाल्ट 60 डिसइंटीग्रेट करके प्रोड्यूस करता है निकल 60। हमें इसकी फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है जो कि 15 ईयर्स के बाद बाकी रह जाएगी। इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट 0.13 ईयर पर ईयर दे दिया गया है। हम वही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, क्योंकि डीके कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे दी गई है, टाइम हमें 15 ईयर्स दे दिया गया है, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब लॉग जब दूसरी साइड पे जाएगा तो वो एंटी लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एन नॉट ओवर एन। क्योंकि हम फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं एट टाइम टी पे, तो हमें इक्वेशन को रीअरेंज करना पड़ेगा, यानी हमें नंबर ऑफ़ एटम्स जो कि टाइम टी पे प्रेजेंट है उनको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ़ एटम्स जो टाइम ज़ीरो पे थे, तो वो होगा इन्वर्स एन नॉट ओवर एन के, यानी इसका इन्वर्स। ये चूँकि है नंबर ऑफ़ एटम्स एट टाइम ज़ीरो ओवर नंबर ऑफ़ एटम्स एट टाइम टी, तो हम इसका इन्वर्स ले लेंगे इसी वैल्यू का जो यहाँ पे आंसर आया है, तो हमारे पास 0.14 आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम 5, इसके अंदर हमें बताया गया है कि कोबाल्ट 60 का हमने सैंपल लिया है और वो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा कि उसकी सारी अमाउंट डिके कर जाए, सिर्फ 2% बाकी रह जाए, और इसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया गया 0.13 पर ईयर।
अब हमें बताया गया है कि टाइम टी के बाद इसकी अमाउंट रहनी चाहिए 2%। तो टाइम ज़ीरो पे हमें पता है कि इसकी अमाउंट कितनी होगी 100%। तो यानी टाइम टी पे नंबर ऑफ़ एटम्स जो होंगे हम कंसिडर कर लेते हैं कि 2 होंगे और टाइम ज़ीरो पे 100, क्योंकि पूरा टोटल 100% होगा। हम इससे ये वैल्यू 0.02 निकाल लेंगे, क्योंकि फार्मूला में हम यूज़ कर रहे हैं n0/n, जो कि इसका इन्वर्स है। इसलिए हम फार्मूला में पुट करने के लिए इसका इन्वर्स ले लेंगे, जो वैल्यू यहाँ पे आई है, तो 50 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हम इसी फार्मूला के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे डीके कांस्टेंट की और इसकी n0/n की। तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिसके अंदर उसकी सारी अमाउंट डीके कर जाएगी, बाकी सिर्फ 2% बाकी रहेगी। प्रॉब्लम 6, इसके अंदर हमें बताया गया है कि आयोडीन 133 जो डीके करता है, और गीगर मूलर काउंटर के अंदर हम इसके काउंट्स देखते हैं। पहले जैसे इनिशियल टाइम पे इसके काउंट से 3150, 1 आवर के बाद जब हमने कैलकुलेट किए तो 3055 थे। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है इसकी हाफ़ लाइफ को। तो एन नॉट यानी इनिशियल जो काउंट से उसको हम एन नॉट कह देते हैं 3150, और जो बाद में टाइम टी पे काउंट किए हमने तो वो हैं एन के इक्वल। जो टाइम लगा इसमें दरमियान में वो 1 आवर था। हमारे पास जो लेमडा की वैल्यू है उसको हम निकाल लेंगे पिछले फार्मूला को यूज़ करते हुए, जैसा कि ये वाला फार्मूला है। इसमें हम इसको रीअरेंज करके लेमडा की वैल्यू को अलहदा कर लेंगे, जैसा कि ये फाइनल फॉर्म बन रही है ये वाली। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू, इसके अलावा लेमडा का एक और भी फार्मूला है हमारे पास, लेमडा इक्वल टू 0.693/t हाफ, यानी हाफ लाइफ। इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को जब हम इनको इक्वल कर लेंगे और इनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेंगे तो हम टी हाफ की वैल्यू को एक रीअरेंज करके साइड पे ले जाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हाफ लाइफ की। यहाँ पर समरी बताई गई है, यानी जो हमने फार्मूलाज यूज़ किए डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए, यानी हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए और एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए, और जो सैंपल टाइम टी के बाद हमारे पास बाकी रह जाता है। थैंक यू।